नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे अपने वीडियो को ख़त्म किया था और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन 2.31 क्वेश्चन नंबर 2.31। ये क्वेश्चन है 3.1 का ए पार्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है दैट वी हैव टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स दैट आर कैरिंग चार्जेस Q1 and Q2 and are brought close to each other. Is the magnitude of the electrostatic force between them exactly given by this formula, जो कि Coulomb's formula है, where R is the separation between their centers. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है और मैंने उसको बस कंडक्टिंग स्फीयर्स की जगह कॉपर स्फीयर्स बोल दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वहां का तो आंसर है नो। यू कांट अप्लाई कूलम्स फार्मूला और कूलम लॉ हेयर टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स। अब क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने ये कहा था कि जो कूलम्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। तो पहली तो यही बात हो गई कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी आप देखिए क्या ये पॉइंट चार्जेस हैं? नो, दे आर नॉट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दूसरा ये जो डिस्टेंस गिवन है R, ठीक है, ये R इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। एक चीज आप ये नोटिस करिए। दूसरी चीज ये कि ये दोनों कॉपर स्फीयर्स हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं, और जब आप इनको इंटरेक्ट करने के लिए पास लाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल चेंज। ठीक, तो इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब चेंज होगा तो इनका सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज जैसे सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरह से हम ये मान रहे हैं कि कोई भी मेटालिक स्फीयर है या शेल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके चार्ज को हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, जस्ट लाइक द सेंटर ऑफ मास सिचुएशन। तो जब आप इन दोनों को पास लाएंगे तो इनके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो। बट अगर आप ये इंसिस्ट करें नहीं कूलम्स लॉ लगाना है, ठीक है, या आप कई क्वेश्चंस देखेंगे भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है वहां पे उसको देखते हैं। तो उस बात को समझने के लिए मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि इन दोनों के रेडियस हैं R, इन दोनों स्फीयर्स के रेडियस है R। ठीक, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो R है R दैट इज वेरी मच लेस देन R, क्लियर, मतलब इस डिस्टेंस पे इनके अंदर इंटरेक्शन तो है बट इनका जो साइज है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। ठीक, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। तब हम कहेंगे कि हम इनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो इनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो उनके लिए मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। कमिंग वीडियोस के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्दर यूज करेंगे वहां पे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो जैसे देखिए कि इसके ऊपर +Q चार्ज, +Q1 +Q2, ठीक है, तो सपोज ये चार्ज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, से Q2 से बड़ा है, तो जब आप इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए लाएंगे तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसको भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस सेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस स्फीयर के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इस तरफ आएंगे, वो इसके चार्ज के Q1 की वजह से अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है
जो कि पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब डिस्टर्ब होने वाली है इस चार्ज इस स्फीयर की वजह से। ठीक है, इसी तरह इसकी भी पार्शली कुछ डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, बट क्योंकि ये चार्ज बड़ा है तो हम एक ही तरफ मान रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा इधर सरक गया यहाँ पे, अब वो पहले वाले सेंटर पे नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि आप इन दोनों के बीच में इस ओरिजिनल गिवन कंडीशन में कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेफिनेशन की बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक, वहां पे मैंने जब इस बात पे इंसिस्ट किया कि वो पॉइंट चार्जेस हैं, तो आपको वहां पे ध्यान देना चाहिए कि बॉडीज के ऊपर आप कूलम्स लॉ नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने ग्रेविटेशन का कंट्रास्ट भी दिया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, सो देयर यू आल्सो हैव टू टेक केयर कि वहां पे पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और जहां पे आपको एक विशेष बात लिखी हुई दिखाई देगी उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, उनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। तो आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल 1.5। यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है ए, दिस इज चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए, इट इज हैंग्ड विद अ नायलॉन थ्रेड। एक और चार्ज स्फीयर है जिसको इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा हुआ है, आप इसको सीधा टच नहीं कर सकते क्योंकि आपकी खुद की बॉडी कंडक्टिंग है। द चार्ज विल फ्लो टू यू और इनसाइड यू, तो यहाँ पे इंसुलेटिंग हैंडल से इसको पकड़ा है और 10 सेंटीमीटर का इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, तो देयर इज अ रिपल्शन। और रिपल्शन कितनी हुई, कितनी फोर्स लगी, दैट इज नोटेड बाय, वो कह रहा है, बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट शैडो ऑन द स्क्रीन। तो मान लीजिए कोई अरेंजमेंट आपने बना रखा है, ठीक है, और इस फाइबर के साथ कोई पॉइंटर लगा हुआ है और इसके पीछे कोई स्क्रीन पड़ी है। ठीक है, सामने से आप लाइट कर फेंक रहे हैं, तो यहां पीछे कोई एक पॉइंट बन रहा है, तो जैसे ही इसकी रिपल्शन होगी, जैसे रिपल्शन होगी ये स्फीयर डिस्प्लेस होगा, साथ में पॉइंटर डिस्प्लेस होगा। जब ये पॉइंटर डिस्प्लेस होगा तो जो पीछे स्क्रीन पड़ी है, स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, जो छाया बनेगी, पीछे जो बिंदु बनेगा वो मूव कर जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन हुई है। कितनी डिफ्लेक्शन हुई है वो ये बताएगी, कितनी ज्यादा फोर्स लगी, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो वो कह रहा है हमसे यहाँ पे, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिगर थोड़ा बड़ा है, ये वो ये कह रहा है कि ए को सी से टच किया, बी को डी से टच किया। ठीक, अब हमने क्या किया, ए और डी को, ए और बी को फाइनली हम सामने लाए और हमने जो डिस्टेंस है वो घटा दिया, अब 5 सेंटीमीटर कर दिया, पहले जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी, क्लियर, और फिर उनको रिमूव कर दिया और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर दिया। सो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अब वो हमें यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाने के लिए कह रहा है। साथ में देखिए नीचे क्या कह रहा है कि ए और सी, स्फीयर बी और डी, इनके साइज आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें जहां मैंने चार्जिंग बाय टचिंग की बात करी है, तो इसीलिए वहां पे कंडीशन इंपोज करती थी ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। साथ में क्या कह रहा है, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, देखिए ये लाइन लिखती है ना अभी इसने, यहाँ पे ये लाइन लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपको कह रहा है कि आप इनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कंडीशन दे दी, अगर वो ये बात ना लिखता, ठीक है, तो हम कूलम लॉ यहां नहीं लगा सकते थे, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये देखिए कंडीशन लिखी हुई है, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, साथ में कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को दिमाग में रखिए, एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें ध्यान से, हम सारा फोकस अब फिगर के ऊपर करते हैं। वो हमसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो सब मान लीजिए फोर्स शुरू में क्या थी, F, एंड दैट इज K
इसके ऊपर कुछ चार्ज था से Q1, इस पे कुछ चार्ज था Q2 एंड डिवाइडेड बाय द सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अब हमने क्या किया, C जो कि अनचार्ज स्फीयर था, यहाँ D जो था जो अनचार्ज स्फीयर था, D को B से टच किया, C को A से टच किया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस दिखा रखे हैं, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस दिखा रखे हैं। C और D जिनके साइजेस सेम हैं, उनको जब टच किया तो देखिए इसके पास 2 बचे, इसके पास भी 2 चार्जेस बचे। मतलब क्या कि चार्ज का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे भी 1-1 आया तो आधा आधा चार्ज बंट गया। अब आपने C और D को हटा दिया और A और B को आप पास लाए, तो बेसिकली आपने पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। आपने जो नया डिस्टेंस है वो पहले डिस्टेंस से हाफ है, और A और B के पास पहले के मुकाबले जो नया चार्ज है वो क्या है, वो भी हाफ है। तो ये उनके नए चार्जेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नई फोर्स इवेल्युएट करूं, सो दैट इज K, तो यहाँ आएगा Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे K, तो ये देखिए Q1 डैश को पुट करेंगे, दैट इज Q1 बाई 2, Q2 बाई 2 और R डैश स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज R स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 कट जाएगा एंड दिस इज अगेन द सेम वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू F। मतलब क्या, ये सब कुछ करने के बाद भी जो इनिशियल फोर्स थी वही की वही फोर्स रहेगी, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल है तो सिंपल, बट फॉर द बिगिनर्स तो आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें छुपी हैं, और आप इसकी जो स्टेटमेंट है उसको कॉम्प्रीहेंड तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए इसने सोल्यूशन में भी यही बात लिखी, सेम, द फोर्स विल रिमेन सेम, thus the electrostatic force on A due to B remains unaltered। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को करेंगे, और अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि जो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसके रेलेवेंट जितने भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको आपको साथ साथ करके दिखाऊंगा। जो जो क्वेश्चन जिस जिस सेक्शन से बिलोंग करेगा उसको उसके साथ साथ करते जाएंगे। तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, तो जितने भी कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक चीज और, जो भी क्वेश्चंस नीट जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आई विल सोल्व देम अकॉर्डिंगली, जो जो टॉपिक्स होंगे क्लियर, तो उनमें से, ताकि आपको मैं ये कॉन्फिडेंस जनरेट कराऊं कि जस्ट बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू आर एबल टू सोल्व, और यू विल बी एबल टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके लिए कोई विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ठीक है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ही हैं जो बिगिनर्स के लिए हैं। ठीक है, सो दीज आर जस्ट फॉर बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज 1.1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज दिस मच दैट हैज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सिंपल कूलम्स लॉ लगाइए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैल्यू 9 इंटू 10⁹, चार्ज Q1, इसको Q1 मान लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय दिस इज 30 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.3 मीटर। इसके मीटर बनाने पड़ेंगे, सो ये करिए, एंड इफ यू सॉल्व इट फाइनली यू विल गेट 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो दैट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, 1.1 हो गई। 1.2 प्रॉब्लम, यहां पे कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर। अब ध्यान से देखिए, ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज
ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है दैट इज 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा जो है दैट इज -0.8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कूलम्स लॉ लगाइए। 0.2 न्यूटन इज द गिवन फोर्स, के 9 × 10⁻⁹, चार्जेस 4 इंटू माइक्रो का 10⁻⁻6, ये 0.10⁻⁷ इंटू 8 × 10⁻⁷। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन पुट नहीं करना है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको कहा था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को लिखेंगे। बस इसी बात को समझाने के लिए उसने यहाँ पे आपको ये दिया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे एंड द सेपरेशन इज से डी। तो इसके आगे बिल्कुल सिंपल है, यू विल सॉल्व डी एंड दैट विल कम आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, उस बात को आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.12। ये देखिए ये प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। अब ये आ गया वहीं पे, कॉपर स्फीयर्स लिए हैं ए एंड बी, have their center separated by 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is this much? अब वही देखिए वो क्वेश्चन बना दिया उसने कि हमारे पास ये दो कॉपर स्फीयर्स हैं, कॉपर स्फीयर्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर चार्जेस सेम है, क्लियर। और अब आप आगे देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है। अब द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखा वही बात आ गई कि जो इनके रेडियस हैं, जो इनके रेडियस है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन। मतलब अब यहाँ पे आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसके बाद तो जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मेन बात आपको ये बात सीखनी थी, वो ये बात क्यों लिख रहा है। हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई बात लिखी होगी जिसको आपको फोकस करना है। तो इसके बाद तो जस्ट वेरी सिंपल, दैट इज चार्ज क्यू, तो क्यू 2 बार है तो क्यू स्क्वायर, सो दैट इज 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन दैट इज 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ मीटर, तो स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे, सो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। क्लियर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो बिल्कुल सिंपल है, वो कह रहा है कि नई फोर्स बताओ अगर चार्ज को क्या कर दें, डबल कर दें। तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, तो चार्ज डबल हुआ तो मैं 4 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर होगा तो 4, तो फोर्स पहले से 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड फाइनली यू विल गेट 0.24 न्यूटन। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस बेसिक बातों को पकड़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिखा रहा है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फोर्स और उसके डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगी। डिस्टेंस को अगर आप कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है, स्क्वायर से बढ़ेगी। 1.13, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, अब मतलब इस एक्सरसाइज का, हैव आइडेंटिकल साइजेस, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो ये बिल्कुल वैसा ही है
जैसे आपने जो एग्जाम्पल अभी 1.5 अभी मैंने आपको कराया है, सेम वैसा ही है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि हमारे पास ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, चार्जेस तो यही है, चार्जेस गिवन है हमको, ये चार्ज है हर एक के ऊपर। अब इन दोनों के ऊपर चार्ज है, तो मैं अभी चार्ज को क्यू लिख देता हूं, इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू। एक थर्ड स्फीयर है सी, जिसका साइज ए और बी के बराबर है, बट ये अनचार्ज्ड है। तो जब हमने ए, वो कह रहा है कि पहले आप ए और सी को टच करिए, ठीक है। सो बट अनचार्ज इज ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, ए और सी को आप टच करिए। तो अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, टचिंग याद है आपको, पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि जब आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन फॉलो होगा, बट चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो जब आप एक और सी को टच करके दूर करेंगे तो इस पे Q/2 रह जाएगा और इस पे Q/2 आ जाएगा, तो चार्ज आधा आधा बढ़ गया, ठीक है। तो जो अभी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख के आए, कंडक्शन वाले वीडियो को, ठीक है। चार्जिंग में इंडक्शन एंड कंडक्शन इकट्ठा ही पढ़ा है। फिर क्या कह रहा है, सी और बी को आपस में टच किया, सी और बी को, ये करने के बाद अब इसको टच किया। तो अब आप देखें इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q/2। तो जब इसको और इसको आपस में टच करेंगे तो टोटल चार्ज क्या है, Q प्लस Q/2, दैट इज 3Q/2। तो अब टच करने के बाद जब आप बी और सी को अलग करेंगे तो इसके पास अब चार्ज Q नहीं बचेगा, इस पे के पास बचेगा 3Q/4। कितना चार्ज बचा, 3Q/4। इस चार्ज का एवरेज हाफ, आधा चार्ज इस पे रह जाएगा और आधा चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास भी चार्ज क्या रहेगा, 3Q/4। ये बचा फाइनल सी के पास। अब आप सी को हटा दीजिए, वो कह रहा है सी को आप फाइनली हटा दीजिए। ए और बी जो पहले उनके बीच में गैप था 50 सेंटीमीटर का, अब भी वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर आपको रखने हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इनके बीच में फोर्स क्या होगी, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप देखिए जो नई फोर्स होगी, सो दैट इज इक्वल टू K। अब इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, Q/2, तो मैं Q यहां लिख रहा हूं, उसका 1/2 यहां लिख देता हूं। ये क्या हो गया, 3Q/4, तो इसका Q यहां लिख दिया और 3/4 यहां लिख दिया। अब जो सेपरेशन है, सेपरेशन इज सेम, दैट इज d², ठीक है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने आंसर क्या निकाला था, दैट इज 1.5 into 10⁻⁻² Newton, and you have to multiply it with 3/8. So if you solve it, finally you will get 5.7 into 10⁻³ Newton, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट को अगर आप सीक्वेंशियली समझेंगे, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। यू विल एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। क्लियर। क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 फरवरी के अंदर इवनिंग सेशन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने अब तक आज पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब उनका साइज बहुत कम है, हैव चार्ज 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम। तो आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है 2.1 नैनोकूलम, दूसरा जो स्फीयर है उसके पास जो चार्ज है दैट इज 0.1 नैनोकूलम, ठीक है। दे आर ब्रोट इनटू कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो आपने इन दोनों को टच किया, लो जी टच कर देते हैं इनको, आपने इन दोनों को टच किया, ठीक है। तो टच करने से क्या होगा, ये आप सीख चुके हैं, सोचिए क्या होगा। तो टच करने से क्या होगा, इन दोनों चार्जेस का सम 2.1 प्लस -0.1, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2 नैनोकूलम। 2 नैनोकूलम इस सिस्टम का चार्ज है। और टच करने के बाद जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो ये जो 2 नैनोकूलम है ये चार्ज बराबर बढ़ जाएगा। 1 नैनोकूलम इसके पास और 1 नैनोकूलम
इसके पास, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या कह रहा है, 1/2 मीटर। देखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, F इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 नैनो कूलम, सो 10⁻⁹ कूलम इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कटा, तो आपके पास आया 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे 36। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सीधा क्वेश्चन करिए, दैट्स ऑल। ठीक, तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी जो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, दैट आई विल सॉल्व। एनसीईआरटी तो मैं साथ में सॉल्व करूंगा ही। ठीक है, सो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस।